हेलो गाइस, वेलकम इन पाल कॉमर्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं महिपाल वकील एज ए मेंटर एंड कोचर प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू यंगर स्टूडेंट अबाउट कैरियर डिप्लॉयमेंट। चलिए, देयर इज नो टाइम इज रेडी टू स्टार्ट। आज हम पढ़ते हैं एमकॉम। सब्जेक्ट नाम है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। सब्जेक्ट का कोड है 02323। एमकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो टाइम इज रेडी टू स्टार्ट। लेक्चर 11 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलिए आज इसमें हमें ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है। नो द इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट योरसेल्फ विद द 5 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो 5 पिलर हैं वो क्या होते हैं। अंडरस्टैंड द वेरियस डाइवर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो वेरियस डाइवर्स है वो क्या होते हैं। डिस्कस द मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मॉडल होता है। चलिए तो इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्ट्रेटजी, चैलेंज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। चलिए दे नो टाइम वेस्ट। इंट्रोडक्शन में इसमें क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कम्पिटिटिव मार्केट हैज टुगेदर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस लाइफ so as to achieve the objective and to protect the organization from the failure in the future. There are 2 aspects which are important to understand the corporate governance. First, internal structure, which includes management board structure, and external structure, which includes shareholders and other stakeholders. This helps in ensuring the efficient internal control, robust management structure, appropriate performance, and measure and effective succession plans. चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। इफ वी गो बैक सीन इंडियन हिस्ट्री को देखा जाए, वे बैक ऑफ 3rd century BC, वी फाइंड द Pataliputra, capital of Maurya Empire, was said to be best example of a city which followed best practice of governance. Chanakya in this book, Asra mentioned the virtuous ideal kind of which can be related chief of organization. These virtues are well-being of the subject, welfare of the subject. चलिए आगे बढ़ते हैं। If these 2 are followed, then the king automatically will be happy, and sometimes which is desirable beneficial to subject is desirable beneficial king. चलिए आगे बढ़ते हैं। Duties of king when applied to the Venus organization implies follows. Duties of king, जो king होता है उसकी ड्यूटी क्या होगी। Protecting the shareholder wealth, जो भी राजा होता है उसकी ड्यूटी क्या होगी। वो अपने शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करे, संभाल करके। प्रोटेक्टिंग द शेयर होल्डर वेल्थ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, जो भी उनके पास एसेट्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज करे। मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ है उसकी मेंटेनेंस करें, कम ना होने दें। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो वेल्थ है उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, या अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होनी चाहिए। The advent of company happened in the middle 19th century. This was basically done to protect the interest of the shareholder to joint stock company. The concept of board of director and trustee of shareholder emanate from the need of appropriate governance structure. Board of BOD would be responsible for overseeing the management. Board of director responsible होते हैं management को संभालने के लिए of the organization in order to protect the interest of shareholder. जो शेयर होल्डर होते हैं मेन होते हैं शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के। एज द टाइम ऑफ पास द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो ओनरशिप होती है वो शिफ्ट होती रहती है इन्वेस्टर के बीच में आपस में। Also with the privatization throughout the globe, control of asset
shift from state to market economy. This led us to view of the various experts who felt good governance is usually indicator of good performance in the market system. चलिए आगे बढ़ते हैं. In the developed market economies, the concerns of board of governance framework become the important due to rise in the corporate sector, financial related irregularities at different points of time, especially during the 20th century. This showed the inefficiency in the governance structure. Further, with the gradual opening up to the global economy, trade, investment, international financial market, liberalization framework of effective corporate governance gained recognition. This was considered as an important instrument for the sustained development of the world economy. The worldwide a series of expert committee report lead to evaluation of different codes of corporate governance to reflect the challenge of competitive and globalization system. There is no fixed ways as to how corporate governance can be incorporated in organization strategy. There are different views of different experts have given the different definition of corporate governance. corporate governance के जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिफरेंट अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं. The dictionary meaning of governance includes both the action of manner, governing and mode of living, behavior, demeanor. Corporate governance is essentially concerned with the process by which organization governance and managed. Corporate governance. Corporate governance framework in many countries of the world is largely inward focused. It mainly highlights composition of management structure at various levels. The composition at different level of different assuming the right structure will automatically ensure quality of delivery. All corporate governance system depends on 5 key pillars which are discussed later in this unit. These are जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो 5 पिलर हैं उस पर जो डेफिनेशन होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उस पर डिपेंड करती है. सभी लोग बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं सब अपने अपनी डेफिनेशन बताते हैं पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कॉमन 5 पिलर्स हैं उस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस करता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फर्स्ट पिलर हमारा अकाउंटेबिलिटी होता है, सेकंड पिलर हमारा फेयरनेस होता है, थर्ड पिलर हमारा ट्रांसपेरेंसी होता है, फोर्थ पिलर होता है इंटीग्रिटी और फिफ्थ पिलर होता है हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो फर्स्ट पिलर होता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जवाबदेही. जो भी आप करोगे उसकी जवाबदेही होगी. फेयरनेस. फेयरनेस का मतलब पक्षपात नहीं होगा, फेयरनेस रहेगा. फेयरनेस साफ सुथरा. ट्रांसपेरेंसी रहेगी मतलब पारदर्शिता रहेगी. इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी रहेगी, ऑनेस्टी रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा. और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सोशल के विधि रिस्पॉन्सिबल है. The challenges of upholding the pillar. Challenges of upholding these pillars depend upon the ownership structure of corporate ownership structure are two types: insider concentrate and outsider. चलिए आगे बढ़ते हैं. इवोल्यूशन ग्लोबली. इवोल्यूशन ग्लोबली क्या होता है? Evolution globally in the early 1919 in the United Kingdom, United States, the Canada began the modern trend of developing corporate governance guidelines and code of best practice. This was in response to problem in the corporate performance of leading the organization. The perceived lack of effective board oversight contributed of performance problems, pressure for change from institutional investors. In the year 1992, in the United Kingdom, the Salisbury Committee report that defined the corporate governance as the system which organizes are directed and controlled.
become a pioneer reference code of stock exchange both UK and abroad. Central Motors Board of Directors guided in the US and they reported Canada also provided an influential source of guidelines and code initiative adopted at other countries. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द कोड ऑफ वेयर फॉलोज। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस होता है व्यापार, एथिक्स बिजनेस में व्यापार में कुछ नियम कानून होते हैं। बिजनेस एथिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स इट इज रिलेटेड टू डिमरकेशन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स मतलब है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या ठीक है क्या गलत है, उसे हम एथिक्स कहते हैं। It is actually moral values and certain code of conduct which are presumed to be followed by individual as well as organizations. The Garrett has defined ethics as the science of judging especially human ends and the relationship of means of those ends in some way. It is also art of controlling means so that they will be serve specifically human ends. There are many such definitions, but at the end of the day, we can say that there are no fixed set of rules which can be defined as the action right or wrong. यानी कोई निश्चित रूल डिफाइन नहीं किए गए हैं एथिक्स में, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। एथिक्स इज नॉट लीगली डिफाइंड बट इज नॉट परमिट टू वायलेट एंड लॉ। और ना ही एथिक्स को लीगली डिफाइन किया गया है बाय लॉ द्वारा। The role of ethics and values is quite important for business organizations. We call it is business ethics. Business ethics क्या होता है? Business ethics क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लॉ ने इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो इन सब चीज़ों को जो रोल होता है बिजनेस में उसको बिजनेस एथिक्स कहते हैं, बिजनेस एथिक्स कहते हैं। चलिए और समझते हैं। बिजनेस एथिक्स as the name suggests, it deals with a certain set of rules of any business organization. It is a set of permissible rules which have a positive impact to organizations. It is with the certain set of the values of organizations leading to socially responsible behavior of organization. In a nutshell, we can say that is application of ethically principles in a business organizations. There are certain common features of business ethics which are as follows, जो कि एक follows है। It demarcates between the right and wrong, क्या right है क्या wrong है। It deals with the operating issue in the organizations. It relates to the corporate social responsibility, ये social responsibility से relate करता है। It directs the organizations to be good corporate citizens apart from being profitable. It defines the descriptive what is being done as well as normative ethics what should be done. Through it is not legal but it is much larger than any law. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, व्हाट डज इट डू बिकम द एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस। आंसर क्या है इसमें? इट फॉलो द फॉलोइंग बिजनेस एक्टिविटी, इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, इट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इट क्रिएट इट्स कस्टमर ए किंग एंड क्वीन, जो हमारा कस्टमर है उसको हम क्वीन राजा या रानी समझते हैं। It builds a culture where the employee have high level of integrity, जहाँ पर employee की high level integrity होती है। It gives importance the family of employee, इसको एक family माना जाता है, employee को क्या माना जाता है? family माना जाता है। It deals with ethical dimension in teams.
द पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर्स क्या होते हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं वही पिलर्स होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 5 पिलर्स होते हैं। पिलर्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पिलर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? एक्सपर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पिलर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पिलर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। जो हमारी कॉर्पोरेट पिलर्स है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। दीज पिलर्स आर, 5 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट पिलर्स होता है अकाउंटेबिलिटी, सेकंड पिलर्स होता है फेयरनेस, थर्ड पिलर्स होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी, फोर्थ पिलर्स होता है इंटीग्रिटी, फिफ्थ पिलर्स होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन बाय वन इन सबको समझेंगे। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो पिलर्स हैं, ऑल दीज पिलर्स क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 पिलर्स हैं, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस हेल्प्स इन द डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। जो हमारे जो कॉर्पोरेट पिलर्स हैं ये हमारा डेवलप करते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि अपना पैसा ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स। चलिए वन बाय वन समझते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? दिस इज द फॉर्म ऑफ ओनरशिप स्ट्रेटजी which means owning and reverse failure and risk in the contents of value proposition by an organization. Accountability should be applied at the all levels from the lower management to top management and then only its works. चलिए सेकेंड पिलर हमारा है फेयरनेस। फेयरनेस क्या है? दिस मीन्स ट्रीटिंग द स्टेक होल्डर क्वालिटी विदाउट एनी demarcations of caste status. This is involved effective communication as well. फेयरनेस का मतलब उसमें पक्षपात नहीं किया था किसी स्टेटस से, किसी कास्ट से, फेयर होता है। द ट्रांसपेरेंसी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज इट गिव्स द क्रेडिबिलिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ट्रांसफॉर्मेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स disclosing all the information which are relevant and important for all the stakeholders and shareholders, so that they are not in the dark about performance of organizations. Integrity, it is important for any organizations, and this comes through professional culture where each employee is given the importance which makes him her to perform in their best. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा पिलर्स होता है हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। दिस अप्लाइज एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। द डिसीजन टेकन एट द टॉप शुड बी सच दैट they benefit the organization as a whole. Therefore it is important that organization should have a clear understanding of these pillars and practice these accordingly. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या मॉडल होते हैं? मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देयर आर 7 बेसिक मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 7 बेसिक मॉडल होते हैं। फर्स्ट होता है कैनेडियन मॉडल, सेकंड होता है हमारा यूके एंड अमेरिकन मॉडल। मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 7 मॉडल्स होते हैं। देयर आर 7 मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दीज आर द कैनेडियन मॉडल, यूके एंड अमेरिकन मॉडल। थर्ड होता है हमारा जर्मन मॉडल। फोर्थ होता है हमारा इटालियन मॉडल। फिफ्थ होता है हमारा फ्रेंच मॉडल। और सिक्स होता है जैपनीज मॉडल। और 7 होता है इंडियन मॉडल। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 7 मॉडल लिए गए हैं। फर्स्ट होता है हमारा कैनेडियन मॉडल, सेकंड होता है यूके एंड अमेरिकन मॉडल,
थर्ड होता है हमारा जर्मन मॉडल, फोर्थ होता है इटालियन मॉडल, फिफ्थ होता है फ्रेंच मॉडल, सिक्स होता है जैपनीज मॉडल, सेवंथ होता है हमारा इंडियन मॉडल। वन बाय वन इसको पढ़ते हैं और समझ। कैनेडियन मॉडल, कैनेडियन model. Canada is a country which has a large influence of French culture. This is because it was a colony of France and Britain till 19th century. The industry in Canada were basically family business, but for the past 5 decades, the scenario has changed, and now it is resembled in US industry structure. Looking at its corporate governance structure, it is visible that was one of the early interest in corporate governance. Second model हमारा क्या है? सेकंड मॉडल है हमारा यूके। सेकंड मॉडल कौन सा है? यूके एंड अमेरिकन मॉडल, एंग्लो अमेरिकन मॉडल was passed in July 2002 with the aim of provide more transparency, accountability to US corporate. This act has focus as following: re-establish investor confidence through the good corporate governance practice, improve accuracy and transparency in financial reporting, accounting service of listed organizations, increase corporate responsibility, auditing independently. जो एंग्लो अमेरिकन मॉडल, इसको हम डायग्राम के बेस में समझते हैं। एंग्लो अमेरिकन मॉडल, एंग्लो अमेरिकन मॉडल, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। मैनेजर्स कहाँ होते हैं? कंपनी में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? शेयर होल्डर्स के प्रति। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए जिम्मेदार हैं? मैनेजर्स, कंपनी। और कंपनी से रिलेटेड क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, लीगल सिस्टम होते हैं। ये क्या है? अमेरिकन मॉडल है। अमेरिकन मॉडल में क्या होता है? कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? शेयर होल्डर के प्रति। और जो कंपनी है वो किसके लिए जिम्मेदार है? क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स, लीगल सिस्टम। चलिए अब जर्मन मॉडल समझते हैं। जर्मन मॉडल सिंस 19th century Germany is known as the hub of industrialization for the past 5 decades. Germany has been exporting sophisticated machinery. Financing the German industry is being done by the rich German families, small shareholders, bankers, foreigner investors. Since the second half of 19th century, Germany has taken steps toward the corporate governance. The company law was introduced in 1870 to 1870 से 1884. Company law highlight in making the information transparent as the how Germany more number of family control business. ये मॉडल दे रखा है जर्मन मॉडल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें सैम होता है सुपरवाइजर बोर्ड। जो सुपरवाइजर बोर्ड है वो किसके लिए जिम्मेदार है? एम्प्लॉई एंड यूनियन के लिए और स्टेक होल्डर के लिए। और जो सुपरवाइजर बोर्ड है वो मैनेजिंग बोर्ड के लिए विद लेबर रिलेशनशिप एंड कंपनी के अंदर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इटालियन मॉडल को समझते हैं। Italian model, since a long time the Italian business has been dominated by the family holding. This trend continued till the 20th century. In the second half of 20th century, stock market gained importance. In 1931, all the Italian investment banks collapsed, which led to
fascist government taking over of all the industry shares and imposing a legal separation of investment from the commercial bank since World War II, with the introduction of the industry policy with no need for investor protection. Since long the corporate governance lied with the bureaucrats and rich families, in the last 2 decades the corporate governance is in the organization form. Now the investors in Italy are aware of their right and importance corporate governance. और फिफ्थ मॉडल होता है हमारा फ्रेंच। कौन सा मॉडल होता है? फ्रेंच मॉडल। जो फिफ्थ मॉडल का नाम है फ्रेंच मॉडल। द फाइनेंशियल सिस्टम इन फ्रांस वाज कंट्रोल्ड बाय रिलीजन एंड द स्टेट वाज द मेन बोरोवर। द बेसिक form of lending was mortgage and coins were major part of money transaction. The French industry was based on the consecutive outlook. The corporate governance was introduced in the France stage-wise manner with the economic development activity. जो सिक्स मॉडल है वो है हमारा जापानीज मॉडल। सिक्स मॉडल नाम क्या है? Japanese model. Japan has been conservative country where the Venus family were at the bottom of the pyramid. These led of stagnation of the Venus. After the World War II, the change in Venus took place and Japanese industry started gaining with the mix of private and state capitalization. In the early 19th, during the depression of fall Venus, the Americans took charge of Japanese economy. The concept of corporate governance evolved only in the past 20 years. चलिए the company किसके लिए जिम्मेदार होती है? मेन बैंक्स के लिए। और जो कंपनी के अंदर क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट होते हैं और सुपरवाइजरी बोर्ड इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। इसमें मॉनिटर एंड एक्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी स्टेक होल्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट मॉडल है वो हमारा है इंडियन मॉडल। इंडियन मॉडल क्या कहता है? इंडियन मॉडल कैसे डिफरेंट है अलग मॉडल से? चलिए वन बाय इंडियन मॉडल। India has a long history of commercial activity. The formal structure of corporate governance was given by CII 1998, which was the term as Desirable Corporate Governance Code. In the year 2000, SEBI established a committee under the chairmanship of report Mr. Kumar Mangalam Birla to make the report. In the same year, Ministry of Finance set up by Naresh Chandra Committee, which was supposed to examine the role, duty, and independence of auditors. In the 2003, SEBI revised Clause 49 of listing agreement for listed company based on the report N.R. Narayan Swamy Committee. The Indian model has mandatory compliance related to the board and audit committee, subsidiary compliance relating to whistleblowers policy, shareholders rights, and audit qualification, performance evaluation of board of members. Corporate governance and strategy क्या होती है? It is quite visual that there is a strong relationship between the corporate governance and strategy. The relationship of corporate governance with the strategy, these are the certain points which describe the relationship between two. These are the corporate governance when related to strategic management means set of rules and policy of organization. Corporate governance stress the importance on stakeholders at large. It distinguishes between the roles of owner and manager. It helps the organization effective steady decision making. It helps the organization in developing fairness toward its investors. Overall, corporate governance gives the direction to organization so that
can be performed effectively. Policy procurement, transparent and accountability. पॉलिसी प्रोसीजर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी प्रोसीजर बनाएंगे, लीगल पैरामीटर होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, उसमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होगा, और इस सब को हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होगा। सिंपल सा है। पहले क्या होगा हमारा, जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर कौन बनाएगा, बोर्ड बनाएगा। बोर्ड क्या करेगा, लीगल पैरामीटर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करेगा, मॉनिटरिंग कंट्रोल होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होंगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है हमारा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में विजन होगा, मिशन होगा, स्ट्रेटजी होगी, ऑब्जेक्टिव गोल्स होगा। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव गोल्स होंगे। चलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेटजी हमने समझ लिया है। चलिए इसके बाद है चैलेंज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चैलेंज आते हैं। नाउ वी नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन, management and control of organizations. However, there are many issues of challenge organizations face due to uncertain situation. Pandemic has caused organizations to slow down, which has created a kind of unrest or in the organizations. The issue and challenge of corporate governance can be listed follows. Through this cannot termed as access to list. इसकी कोई एक्सेस टू लिस्ट नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चैलेंज आते हैं। तो सिंपल है, बोर्ड अपॉइंटमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डायरेक्शन, अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर, रोल ऑफ प्रमोटर्स, ट्रांसपेरेंसी इश्यू, कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो चैलेंज हमारे क्या क्या हो सकते हैं, रोल ऑफ प्रमोटर चैलेंज हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी इश्यू हो सकता है, कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ मिसट्रैक्ट हो सकता है। चलिए वन बाय वन हम जो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैलेंज आते हैं उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। बोर्ड अपॉइंटमेंट, दिस इज द मेजर इश्यू एज ड्यू टू इश्यू लाइक ए प्रेशर फ्रॉम ए प्रमोटर। द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड मे बी वाइस्ड। The appointment of board may be biased हो सकता है। The organization need to very careful while appointing the board, as this case become the hindrance in the success of organizations. Second है हमारा performance evaluation of directors। सेकेंड क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय डायरेक्टर। दिस इज द another challenge in the implementing the corporate governance, as there may be case where the evaluation of performance of directors may be not be allowed. थर्ड है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो अपॉइंटमेंट है, एज पर द कोड it is mandatory to appoint an independent director, but this appointment may be wise in many cases, as the promoters, investors may be pressurized the organizations to appoint their own persons. This unethical practice may act bottlenecks for success of organizations. फोर्थ है हमारा removed of independent directors। जो फोर्थ है हमारा रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। removal of independent director. The law says that the independent directors can remove anytime. This law at time may become the challenge for the organization. In this case, promoters, investors may put pressure to remove the independent directors who does not take decisions in their favor. Accountability to our stakeholders. This is the major challenge on part of organization. There may be various reasons where the organizations overlook the welfare stakeholders. There are number of examples globally where organizations have adopted unethical practices to make the more profits. सिक्स होता है हमारा रोल ऑफ प्रमोटर्स। सिक्स पॉइंट है कि हमारा रोल ऑफ प्रमोटर। द रोल ऑफ प्रमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज डिस्कस्ड अर्लियर।
if the promoter took after their own interests only if it become major challenge for organizations. सेवंथ है हमारा ट्रांसपेरेंसी इशू। ट्रांसपेरेंसी इशू क्या होता है? मैनी ऑर्गेनाइजेशन गेट स्टक इनटू द quagmire of the unethical practice which leads of transparency issue। 8th पॉइंट है हमारा कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस। जो 8th पॉइंट है वो हमारा कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस। conflict inside the organization creates a major challenge। if the conflict is not resolved, then it is presumed that organization may not be succeed, will lead to in practice like bribe। यदि ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट है, यदि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन सफलता नहीं मिल सकती। विल लीड टू इल प्रैक्टिस लाइक ब्राइब इटीसी। लेवल ऑफ मिसट्रस्ट। लेवल ऑफ मिसट्रस्ट इफ द ऑर्गेनाइजेशन लॉस its credibility, then it is very difficult to build it again। The regaining the trust stakeholder become a major of challenges। यदि ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वास ही खो दिया है तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं हो सकता। पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विश्वास पे ही टिकी होती है। लेवल ऑफ मिसट्रस्ट इफ ऑर्गेनाइजेशन लॉस द क्रेडिबिलिटी, then it is very difficult to build it again। regaining the trust shareholders become major challenges। it is very difficult to control the external environment, but strong core value any organizations can help in overcoming such challenges। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। ये लेक्चर 11 इज कंप्लीटेड। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।